हेलो दोस्तों। जैसा कि मैं पीछे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस करा चुका हूँ, जिसमें मैं 2 लेक्चर लेके आ चुका हूँ। अब देखिए, मैं भारतीय इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह वन लाइनर है, कक्षा 6 से लेके 12 तक, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी। कोई भी परीक्षा हो, सब में पूछा जाता है यह क्वेश्चन भारतीय इतिहास। तो देखिए, इसमें मैं 2 लेक्चर लेके आऊँगा। एक लेक्चर तो ये है, एक लेक्चर मैं बनाऊंगा सेकंड। ऐसे करके मैं इसमें एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री में 3 लेक्चर लगेंगे। ज्योग्राफी में 2 लेक्चर, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, कुल मिला के मैं पूरा करवा दूंगा आपको। 6 सब्जेक्ट पूरा करवा दूंगा मैं। बाकी और जैसे भी आप लोगों का प्यार मिला तो वैसे मैं आगे कंटेंट लेकर आता रहूँगा और यह सीरीज कंटिन्यू चलेगी। सेकंड लेक्चर आपको नेक्स्ट लेक्चर सेकंड ही यही होगा, भारतीय राज्य व्यवस्था। तो चलिए मैं आज बताता हूँ। भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में 1774 ईस्वी में। भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा। थोड़ा मैं जूम कर ले रहा हूँ इसे ताकि आप लोग क्लियर दिखाई दें। भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनी बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। चलिए, भारत का संवैधानिक विकास कि किस तरह भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ उसको देखिए। इसमें 2 पार्ट हैं। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, सेकंड, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। तो आप लोग अगर बुक पढ़े होंगे कोई भी, तो उसमें आप लोग देखे होंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में, चार्टर एक्ट के बारे में। तो मैं ये बता दे रहा हूँ, जैसे ही मैं यह सीरीज़ कंप्लीट कर लूँगा एनसीईआरटी वन लाइनर का, उसके बाद मैं आंसर राइटिंग की तरह लेकर आऊँगा लेक्चर। जैसे ही आप लोग प्यार दुलार देंगे वैसे मैं लेके आऊँगा। तो चलिए, रेगुलेटिंग एक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी, चार्टर एक्ट 1853 ईस्वी। 4 चार्टर एक्ट आए, एक पिट्स इंडिया एक्ट आया, रेगुलेटिंग एक्ट एक आया। उसके बाद ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी में, भारत परिषद अधिनियम 1909 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1919 ईस्वी में, भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ईस्वी में। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था डायरकी सिस्टम किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। चलिए, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य किया गया शक्तियों का विभाजन भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो मैं लेके आऊँगा। अभी यह सिर्फ वन लाइनर है और यह किसी भी एग्जाम में आपको 5 से 10 नंबर
फिक्स है किसी भी एग्जाम में। पॉलिटी हर एक जगह पूछी जाती है, भारतीय संविधान हर एक जगह पूछा जा रहा है, चाहे वह PCS हो UPSC हो, हर एक जगह आपको इससे छोटे एग्जामों में 5 से 10 नंबर फिक्स है। तो चलिए, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार 1946 कौन सा किसके पद थे वो मैं बता दे रहा हूँ। सदस्य धारित पद। जवाहरलाल नेहरू कौन से कार्यभार संभाल रहे थे? राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामले। इस सब का कार्य जो भी था जवाहरलाल नेहरू जी संभाल रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारक संभाल रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि। जानमत है उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। जगजीवन राम श्रम। सरदार बलदेव सिंह रक्षा। लियाकत अली खां वित्त। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? परमानेंट चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर BN राव। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है घुमा के कि सर BN राव भारतीय संविधान सभा के कौन थे? तो उसमें दे दिया रहेगा ऑप्शन में एक ऑप्शन संवैधानिक सलाहकार दिया रहेगा, तो आपको इसको टिक करना है। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, कुछ दिनों के लिए बनाए गए थे। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद परमानेंट चेयरमैन बने थे। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। लागू और स्वीकार अलग चीज़ है, आप लोगों को इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। स्वीकार 26 नवंबर 1949 को किया गया था। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया। 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू किया गया। वही जो ऊपर बात मैं बताया कि स्वीकार कब किया गया और लागू कब हुआ, दोनों अलग चीज़ है, इसको ध्यान में रखना है। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा।
जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 में। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह नेशनल एम्बलम के रूप में अंगीकृत किया गया था, मतलब कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? एडवाइजरी कमेटी के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष, चलिए देखिए। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य थे। पहले नंबर के सदस्य एन गोपाल स्वामी अयंगर। सेकंड डॉक्टर के.एम. मुंशी। थर्ड बी.एम. मित्रा। बाद में इनके स्थान पर एन माधव राव ने इनका स्थान ले लिया था, बी.एम. मित्रा का। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला तथा डी.पी. खेतान। बाद में इसके स्थान पर टी.टी. कृष्णमाचार्य जी ने इनका स्थान ले लिया था। संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी। पहले जो था वो बंगाल प्रेसिडेंसी था, बाद में बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को मिला दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। संविधान के विभिन्न प्रावधान व उनके स्रोत। चलिए देखिए संविधान का कौन सा अंग कहाँ से लिया गया है, आइए मैं बताता हूँ। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो वह है आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन किस देश के संविधान से प्रेरित है? वह है जर्मनी के संविधान से। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? फेडरल सिस्टम, तो है कनाडा के संविधान से। चलिए नेक्स्ट मैं चलता हूँ। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो वह ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो वह की गई है जापान से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो है रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार पार्लियामेंट्री
प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? वह है ब्रिटेन के देश पर। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार फंडामेंटल राइट किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए प्रावधान, तो चलिए दिखाता हूँ मैं। देश प्रावधान, संयुक्त राज्य अमेरिका से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग। दूसरा मूल अधिकार। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन। पांचवा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। छठवां राष्ट्रपति पर महाभियोग। सातवां जनहित याचिका। 8 न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली। 9वां उपराष्ट्रपति का पद। 10वां यथोचित विधि प्रक्रिया। ब्रिटेन के संविधान से क्या लिया गया है? चलिए मैं बता रहा हूँ। ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय। विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया है? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्रों द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकें। चौथा प्रस्तावना की भाषा। आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की शक्ति, निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है? गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। यह लिया गया है फ्रांस के संविधान से। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का निर्णय। जर्मनी से क्या लिया गया है? जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। जापान के संविधान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। चलिए भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं इसको बता दे रहा हूँ कि कौन कितने भागों में बटा हुआ है। भाग, विषय, उनसे संबंधित अनुच्छेद। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, 51 क से 51 ए। भाग 5 संघ, द यूनियन, अनुच्छेद 52 से 151। भाग 6 विषय राज्य, द स्टेट्स, अनुच्छेद 152 से 237। भाग 7 पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन, अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निर्सित 238 निर्सित, जो कि संविधान में नहीं दिया गया है 238 अनुच्छेद के बारे में कुछ। चलिए भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, द यूनियन टेरिटरीज, अनुच्छेद 239 से 242। भाग 9 पंचायतें, 243 से 243 अगा। भाग 9 नगर पालिकाएँ, 243 से 243 या 6। भाग 9 सहकारी समितियाँ, 243 या ज से लेकर 243 या न तक।
भाग 10 अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र, द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अनुच्छेद 244 से 244 क। भाग 11 संघ और राज्य के मध्य संबंध, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट। अनुच्छेद 245 से 246 के अंतर्गत। भाग 12 वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद। अनुच्छेद 264 से 300A तक। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। अनुच्छेद 301 से 307। भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। अनुच्छेद 308 से 323। अधिकरण 14A। भाग 14A अधिकरण। अनुच्छेद 323 क से 323 ख। भाग 15 निर्वाचन, 324 से 329 क। भाग 16 कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों एवं आंग्ल भारतीयों के संबंध में विशेष उपबंध। तो इसके बारे में अनुच्छेद 330 से 342 के अंतर्गत यह आता है, जो कि भाग 16 है। भाग 17 राजभाषा। अनुच्छेद 343 से 351। भाग 18 आपात उपबंध। अनुच्छेद 352 से 360, जिसमें कि राष्ट्रपति शासन आता है। भाग 19 प्राकीर्ण। अनुच्छेद 361 से 367 संविधान का संशोधन। अनुच्छेद 368। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। अनुच्छेद 369 से 392। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अधिकृत प्राधिकृत पाठ और निरसन। अनुच्छेद 393 से 395। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंधों को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर में मैं चलता हूँ। भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ। देखिए, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी? 8। वर्तमान में कितनी है? 12। भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्य के नाम तथा उसके राज्य क्षेत्र का विवरण प्रदान करती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो वह है 5वीं। सरकार, चलिए मैं नेक्स्ट चलता हूँ। सरकार द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? 7वीं अनुसूची में। राज्य भूमि सुधार अधिनियम को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था तथा 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहा जाता है। अंग्रेजी, जो कि भारत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है, परंतु इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण। चलिए अनुसूचियों का संक्षिप्त विवरण मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए, अनुसूची, संबंधित विषय, संबंधित अनुच्छेद। पहली अनुसूची राज्य संघ, राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं। अनुच्छेद 1 से 4। दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा, राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, पदाधिकारियों के वेतन, भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान। अनुच्छेद 59(3), अनुच्छेद 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3),
164 5, अनुच्छेद 186, अनुच्छेद 251। इससे यह दूसरी अनुसूची संबंधित है। तीसरी अनुसूची, संघ राज्य मंत्री, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी, न्यायाधीश आदि द्वारा ली जाने वाली शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। अनुच्छेद 75 4, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 124 6, 148 2, 164 3, अनुच्छेद 173, अनुच्छेद 188, अनुच्छेद 219। चौथी अनुसूची, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, अनुच्छेद 4(1), अनुच्छेद 80 2। पाँचवीं अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान, अनुच्छेद 244 1। छठी अनुसूची, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 244 2 एवं 275 1। सातवीं अनुसूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय, अनुच्छेद 246। आठवीं अनुसूची, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची, अनुच्छेद 344 1 व 351। नौवीं अनुसूची, चलिए नौवीं अनुसूची मैं दिखा रहा हूँ। इसमें भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम, नियम, विनियम आदि जिन्हें न्यायिक पुनर्विलोकन से बचाने के लिए इसमें सम्मिलित किया गया था, अनुच्छेद 31 ख। 10वीं अनुसूची, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित उपबंध, अनुच्छेद 102 से 2 एवं 191 से 2। 11वीं अनुसूची, पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 6। 12वीं अनुसूची, नगरपालिकाओं की शक्तियाँ व उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं, अनुच्छेद 243 12। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा जोड़ी गई थी। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की विशेषताएं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? इंडिया, दैट इज भारत, इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसाधनात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? न्यायिक समीक्षा। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों की वितरण से। चलिए भारतीय संविधान के मूल्य, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको अच्छे से। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ग्रेनविल ऑस्टिन ने। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911 ईस्वी में। राष्ट्रगान, नेशनल एंथम के गायन का मानक समय कितना है? 52 सेकंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है? केसी वियर का। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है? संघ तथा राज्यों का एकल संविधान। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? आइवर जेनिंग्स का। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वियर ने।
भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? जनता। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह कथन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरेशन किसने कहा? जी ऑस्टिन ने। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में। मौलाना अबुल कलाम ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? सबको पता होगा, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलता हूं मैं। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। 7वीं अनुसूची के प्रमुख विषय। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन तथा आपराधिक मामले भारतीय संविधान की समवर्ती सूची से सम्मिलित हैं। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था। भूमि सुधार किस सूची के अंतर्गत शामिल है? राज्य सूची। रेलवे पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज्य सूची में। दंड प्रक्रिया भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। विवाह विच्छेद और गोद लेना आदि संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए थे? सूची 3 समवर्ती सूची में। चलिए तीनों सूचियों से संबंधित प्रमुख विषय तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। देखिए इसको थोड़ा छोटा है लेकिन आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मैं क्लियर कर दूंगा कि संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है, राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है, समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ। प्रतिरक्षा संघ सूची का विषय है। विदेशी मामले, पहले तो मैं ऐसे ही क्लियर कर दे रहा हूँ, कोई पहले संघ सूची का विषय बता दे रहा हूँ मैं कि कौन कौन से विषय संघ सूची के हैं, उसके बाद राज्य सूची, उसके बाद समवर्ती सूची। मैं 1-2 नंबर काउंट करके क्या बताऊँ, मैं पढ़ ले रहा हूँ, आप लोग समझ जाएंगे। इतना समझदार आप लोग हो चुके हैं क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, ना कि हाई स्कूल तक आप लोग पढ़ रहे हैं। तो देखिए संघ सूची का कौन कौन सा विषय है। प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार डाक व तार, निगम कर सेवा कर, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, कृषि से भिन्न, जनगणना, डाकघर बचत बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। देखिए अब उसके बाद राज्य सूची का विषय बता दे रहा हूँ। स्टेट लिस्ट, लोक व्यवस्था, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस सहित, कारागार, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, पशुपालन सिंचाई, कृषि आय पर कर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व या लगान, विद्युत पर कर, पथ कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिता की वस्तुओं पर कर आदि।
देखिए नेक्स्ट समवर्ती सूची, कनकरेंट लिस्ट, दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन व अधिग्रहण, विद्युत, बाट, माप, वन्य जीव जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता व औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार विधि, वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण, जन्म मरण पंजीकरण आदि। चलिए मैं संविधान की उद्देशिका बता रहा हूँ जिसके अंतर्गत प्रस्तावना आ रहा है, आप लोग देखिए, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। प्रस्तावना उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव का प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। केशवानंद भारतीयवाद मामले 1973 द्वारा। इसके बाद मैं लेके आऊँगा लेक्चर केशवानंद भारतीयवाद मामला क्या है, आपको ये सब बताऊंगा कि कौन कौन से जितने भी मामले थे सब आप लोगों के समक्ष लेके आऊँगा। संविधान संबंधी विचार। उद्देशिका को के.एम. मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा ही कह डाला। उद्देशिका को ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की आत्मा कहा तथा N.A. पालकीवाला ने संविधान की उद्देशिका को परिचय पत्र कहा। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चलिए, संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद संघ एवं राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1(3) भारत के राज्य क्षेत्र में निम्न क्षेत्र शामिल होंगे: राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, अब 9 हो गया है। भारत 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी शामिल है जो कि दिल्ली है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो 20 सीटें आरक्षित है।
दो पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद। तो देखिए मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद विषय वस्तु 1, संघ के क्षेत्र का नाम। 2, नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार। अनुच्छेद 3, नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुषांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें। रुकिए रोक के तब दिखाता हूँ। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत वर्ष 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता था? राष्ट्रपति द्वारा। जूनागढ़ रियासत, देखिए अब इसको मैं बता दे रहा हूँ। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्रवाई के आधार पर भारत में शामिल किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना, वही नल्ला पाकिस्तान, आप लोग कुमार गौरव की क्लास देखते होंगे तो वो सर जो बताते हैं, कुमार गौरव सर जो बताते हैं नल्ला पाकिस्तान, तो बच्चे बहुत तेज़ी के साथ कमेंट करते हैं, फ्लो बन जाता है। तो उसी हिसाब से मैं भी बोल दिया नल्ला पाकिस्तान। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक ने पाकिस्तानी सेना एवं कबायलियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। राज्य वर्ष असम 1969, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 से 1976, अरुणाचल प्रदेश 1986 से 1987, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972, त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1987। चलिए नेक्स्ट, क्षेत्रीय परिषदें। परिषद का नाम, मुख्यालय, सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसके अंतर्गत कौन कौन से संघ राज्य क्षेत्र या सम्मिलित राज्य आते हैं? तो उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद जिसका मुख्यालय प्रयागराज है, तो इसके अंतर्गत कितने राज्य आते हैं? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद कोलकाता, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद मुंबई, जिसका मुख्यालय मुंबई है, गुजरात। और इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य या संघ राज्य जो भी आते हैं वो ये हैं: गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीव। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद चेन्नई, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, तेलंगाना। दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। भारतीय संविधान के भाग, पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं कि किस प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त होती है, वह 5 प्रकार से होती है। एक तो जन्म के आधार पर, वंशाधिकार पर,
पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा, भूमि के अर्जन से, तो वह भूमि भारत में ले तो भारत का नागरिक कहलाएगा। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। जैसे कि आपको पता होगा कि यूएसए में, अमेरिका में दोहरी नागरिकता होती है, एक तो स्टेट की, एक केंद्र की। तो वहाँ के व्यक्तियों को दो प्रकार की नागरिकता मिलती है। चलिए, शायद आगे यही दिया है। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद विषय वस्तु। चलिए मैं बता रहा हूँ। अनुच्छेद 5, संविधान लागू होने के समय नागरिकता। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान में भारत को प्रवचन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार। अनुच्छेद 8, भारतीय मूल के वैसे लोगों की नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। अनुच्छेद 9, जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति है, यह अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि अगर वह किसी दूसरे देश की नागरिकता धारण करता है तो ऑलरेडी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। जैसे कि आपको पता होगा कि बहुत से एक्टर दूसरे देशों के नागरिकता धारण कर लिए हैं, तो वह भारत में न वोट न मतदान कर सकते हैं, रह सकते हैं, घूम सकते हैं, लेकिन जो भी काम होगा भारत में वह नहीं कर सकते। और सबसे बड़ा चीज़ तो मतदान ही करना होता है। ज़मीन भी नहीं ले सकते, शायद ज़मीन ले सकते हैं क्योंकि बहुत से विदेशी लोग आते हैं, लेते हैं, लेकिन नागरिकता नहीं ले सकते हैं। ऐसे अगर एक साथ 2 देशों की नागरिकता नहीं ले सकते। भाग 10, नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता क्या? कृषि करने के लिए भूमि नहीं खरीद सकता पीआईओ कार्ड धारक। चलिए मैं कार्ड धारकों के बारे में बता रहा हूँ। एनआरआई, पीआईओ एवं ओसीआई कार्ड धारक में तुलना कितने आधारों पर किया जाएगा? परिभाषा के आधार पर, भारतीय नागरिकता के आधार पर, प्राप्त होने वाले लाभों के आधार पर, वीजा के अधिकार पर, मताधिकार के आधार पर। प्रवासी भारतीय एनआरआई, भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ, विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई। परिभाषा देखिए, अप्रवासी भारतीय एनआरआई, भारतीय नागरिक जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक। वहीं भारतीय मूल के व्यक्ति की परिभाषा क्या होती है? स्वयं या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है। और विदेशी भारतीय नागरिक ओसीआई की परिभाषा क्या है? एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। भारतीय नागरिकता से तुलना करते हैं हम लोग। अप्रवासी भारतीय एनआरआई, यह भारतीय नागरिक ही है कि अर्हता। और भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ, भारत में कम से कम 7 वर्षों के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। विदेशी भारतीय नागरिक
OCI संविधान लागू होने या उसके बाद नागरिक था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः अप्रवासी भारतीय के बारे में दिया गया है। प्राप्त होने वाले लाभ, सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, कोई विशेष लाभ नहीं है भारतीय मूल के व्यक्ति के। विदेशी भारतीय नागरिक, एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में किसी भी अवधि तक ठहराव के लिए वीज़ा नहीं, वीज़ा हाँ, भारतीय मूल के व्यक्ति को वीज़ा मिलेगा, जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं, वो है विदेशी भारतीय नागरिक। मताधिकार दे दिया गया है, नहीं दिया गया है, और विदेशी भारतीय नागरिक को भी नहीं दिया गया है कि वो मत नहीं कर सकते हैं इंडिया में। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों का संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समझ समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में दिया गया है, एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16(1) और 16(2). संवैधानिक उपबंध, चलिए मैं यह भी बता दे रहा हूँ। संवैधानिक उपबंध बहुत छोटा है, लेकिन आप लोग देखेंगे तो क्लियर दिखाई देगा। 2 भागों में बटा हुआ है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो फर्स्ट देखिए, जो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, यह केवल भारतीयों को प्राप्त मूल अधिकार हैं, और विदेशियों को जो प्राप्त हैं उसमें 14, 20, 21, 21 से 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 है। देखिए मैं वो पढ़ के दिखा रहा हूँ कि अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है, 16 में क्या कहा गया है, 17, जो भी है पूरा बता रहा हूँ। देखिए अनुच्छेद 15 के बारे में। फर्स्ट, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, कि इसके आधार पर कोई किसी से घृणा नहीं कर सकता। प्रतिषेध, कोई किसी को रोक नहीं सकता कि तुम इस जाति के या इस धर्म के हो तो तुम ये नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। तीसरा, वाक एवं अभिव्यक्ति, अनुच्छेद 19 की बात कर रहा हूँ। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 29, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार। अनुच्छेद 30, देखिए भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार।
वह कौन कौन सा है? जो भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। यह जो मैं 5 जो बताया हूँ यह सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, यह विदेशियों को नहीं प्राप्त है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वह भारतीय एवं विदेशी दोनों को प्राप्त है। चलिए, विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षक, अनुच्छेद 20। तीसरा, जीवन का अधिकार, अनुच्छेद 21। चौथा, शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21A। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, अनुच्छेद 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25, 26, 27 व 28। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारक अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19A में। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। चलिए, मैं अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं, मैं वो बता दे रहा हूँ, आप लोग देखिए, थोड़ा जूम कर लूँ। देखिए, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19(1)A। शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)B। संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)C। भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)D। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)E। कोई वृत्ति, आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, अनुच्छेद 19(1)G। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 20C में यह कहा गया है। देखिए नेक्स्ट, संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन और सिख धर्म सम्मिलित है। चलिए, मैं नेक्स्ट लेके आ रहा हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका, जुडिशरी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो देखिए, फिर से पढ़ दे रहा हूँ मैं क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद मामले, जो कि 1973 में हुआ था। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बनाया गया? 44वें संशोधन द्वारा, 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान रुकिए, मैं रोक के तब बता रहा हूँ, नहीं तो आप लोग को दिखाई नहीं देगा।
वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ईवीएस को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6). चलिए, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार। अनुच्छेद 300(a). भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। मूल अधिकार। अब मैं यहाँ पे आपको अच्छा खासा ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोगों को मूल अधिकार तो भूलेंगे ही नहीं। पिछली लेक्चर में मैंने बताया था, पिछली लेक्चर में मैंने बताया था कि मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, तो मैं इसमें नहीं बताया और मैं इसमें अभी बता दे रहा हूँ। देखिए, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। तो इसका ट्रिक है, समानता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर संवैधानिक उपचार किया। समानता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर संवैधानिक उपचार किया। और इसका अनुच्छेद कैसे याद होगा कि 14 से 18 5 अनुच्छेद हुए, 19 से 22 4 अनुच्छेद हुए, 23 से 24 2 अनुच्छेद हुए, 25 से 28 4 अनुच्छेद हुए, 29 से 30 2, 32 1 अनुच्छेद। तो इसको आप 5-4-2-4-2 यह ट्रिक कर सकते हैं। 5-4-2-4-2-1। चलिए देखिए नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य है? हेलो दोस्तों, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेके आने वाला हूँ क्योंकि ऐसे में बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आप लोग देखिए और नेक्स्ट लेक्चर भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जब भी मैं अपलोड करूँ तो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग देख लीजिए, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में चाहे जो एग्ज़ाम हो आपको 8 से 10 नंबर एकदम फिक्स है कि दिला ही देगा। और मैं भारतीय संविधान के पूरे अनुच्छेद को लेकर आने वाला है जिसमें 2 लेक्चर होगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। धन्यवाद।